इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, पहले उस रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। क्या रूल है? सबसे पहले हमारा रूल आता है अफबाउ रूल, है ना। ये रूल क्या कहता है, पहले इसको सीख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in subshell. Electrons are filled in subshell in increasing order of their energy, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि अफबाउ रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे सबसेल में, वो कैसे फिल करेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी कि सबसेल की जो एनर्जी होगी, डिफरेंट सबसेल की जो एनर्जी होगी, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल तो करेंगे लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। मतलब जिसकी ज़्यादा एनर्जी है उसमें बाद में भराएगा, जिसमें कम एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले भरेंगे। हाँ, जैसे कि तुम्हें डिफरेंट सेल्स के बारे में पहले से पता है, सॉरी डिफरेंट सबसेल्स के बारे में, कौन कौन सबसेल्स होते हैं हमारे पास, एस, पी, डी, एफ, ये 4 तरह के सबसेल हमारे पास होते हैं, है ना। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि न्यूक्लियस से जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, हमारा साइज और एनर्जी दोनों इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लेकिन उसके अलावा तुम अभी यहाँ पर एक और रूल सीखो कि ये जो एनर्जी है ना, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, n+1 रूल से निकालेंगे, है ना, सॉरी n+l रूल से। तो n+l की वैल्यू जिसकी जितनी अधिक होगी उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि n+l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, है ना। क्या मतलब हुआ इसका कि n+l की वैल्यू जितनी अधिक होगी एनर्जी उतनी अधिक होगी। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कुछ सबसेल्स हैं, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे पास ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये हमारा सेकेंड सेल है, दिस वन इज थर्ड वन एंड दिस वन इज फोर्थ वन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट सेल, ये होता है फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। n = 1 2 3 4। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेल में हमारे पास कौन सा सबसेल होता है, s, तो यहाँ पर है हमारा क्या, s। यहाँ पर सेकेंड में कौन होता है, s और p, यानी कि 2s और 2p। थर्ड सेल में हमारा कौन सा सबसेल होता है, s, p और d, यानी 3s 3p और 3d। और यहाँ पर क्या होता है, s, p, d, f, ठीक है। तो इसमें से कुछ को मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कि हमने ले लिया 1s 2s 2p 3s 3p। 3p के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3d, 3d के बाद 4s, है ना। हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भराएगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी हम लोग देख लेते हैं कि किसकी कम और ज़्यादा है। जिसमें जितना कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप होगा और उसके बाद वाले में बाद में होगा। जैसे देखो 1s में हमें इसकी हमें एनर्जी किस सबसेल की कितनी है ये कौन बताएगा, n+l रूल बताएगा। तो 1s में n का वैल्यू देखो, यहाँ पर n+l बताएगा ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना है, 1 प्लस, तो मुझे बताओ s सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1। d सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा है ये बात, है ना। तो d सबसेल के लिए l की वैल्यू 2 और f सबसेल के लिए l की वैल्यू होती है 3। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी, s के लिए 0, यानी यहाँ पर इसकी जो n+l वैल्यू है वो कितनी है, 1 के इक्वल है। लाइकवाइज यहाँ पर अगर निकालेंगे n+l की वैल्यू तो क्या आएगी, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 2 है और l की वैल्यू वापस अगेन यहाँ पर क्या है, s है, तो 0, तो इज इक्वल क्या हो गया, 2। इसका निकाल के देखो n+l की वैल्यू
तो कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल हमारे पास यहाँ पर कितना है 2 प्लस, और p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। p सबसेल के लिए p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो इज इक्वल हो गया 3। और यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल 3 प्लस s की वैल्यू है हमारे पास 0, तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर निकालेंगे अगेन तो क्या हो जाएगा 3 प्लस p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इज इक्वल 4। 3D में निकालेंगे n की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 प्लस d सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 5। इसमें आओ n की वैल्यू हमारे पास कितना है 4, और s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया 4। अब देखो इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें 3, 3, 4, 5, 4, तो सबसे कम एनर्जी किसमें है, इसमें है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी में फिलअप होगा, उसके बाद इसमें फिलअप होगा, उसके बाद इसमें होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें लगेगा कि सर n प्लस l से अगर जो वैल्यू में आ रही है वो दोनों इसमें सेम हो जा रहा है, तो फिर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों की एनर्जी सेम हो गई तो तुम्हें पता है ना कि अगर दोनों का n प्लस l का वैल्यू अगर जब भी सेम हो जाए तो केवल n से पता कर लो। जैसे न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगे और उस शेल की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम लोग जब भी कभी n प्लस l की वैल्यू सेम होगी तो हम लोग केवल n के वैल्यू से एनर्जी को हम लोग पता करेंगे। जैसे इस केस में क्या है 2p और 3s है ना। तो यहाँ पर 2p में n का वैल्यू कितना है, 2p में n का वैल्यू है 2 और इस वाले में n का वैल्यू है 3, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हुई ना, n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, n का वैल्यू 2 है मतलब ये न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होगा और तब उसमें होगा, ठीक है। जब भी कभी n प्लस l का वैल्यू सेम हो जाए तो तुम n के वैल्यू से फाइंड आउट करोगे कि किसकी एनर्जी कम और किसकी ज़्यादा है। जहाँ पर n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, n की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। फिर उसके बाद 3p, इसकी एनर्जी कम है इसके कंपैरिजन में, तो इसमें फिलअप होगा, है ना। लेकिन कन्फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पर देखो, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या हो रहा है कि n प्लस l का वैल्यू ज़्यादा इसकी है और कम इसकी है, तो जब इसकी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है और इसकी कम है तो पहले इसमें भराना चाहिए फिर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है और इसमें n प्लस l की वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम है, तो जिसमें n प्लस l का वैल्यू कम है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तभी ना इंक्रीजिंग वाटर में भराएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला इसके जगह पर होगा और ये वाला इसके जगह पर होगा, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p के बाद पहले 4s में भराएगा इलेक्ट्रॉन तब 3d में भराएगा। तुम इसके आगे चाहो तो और अपना इसी तरह से चेक करके देख सकते हो। जैसे 4s के बाद हमारे पास क्या आएगा 4p, 4s के बाद 4p, तो यहाँ पर चेक करो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, p का l के लिए वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर क्या होगा 5, है ना। उसके आगे और अपना चेक करेंगे हम लोग। चलो ये इतना हो गया, लिखना है किसी को तो लिख लो। देखो अब तुम्हें लगेगा कि सर क्या इतना ये सब याद बार बार हमें निकाल के देखना पड़ेगा n प्लस l का वैल्यू, नहीं, बार बार NCERT इसके लिए क्या करके दिया है, देखो एक पैटर्न दिया, उसने कैसे किया है वो ये देखो, वो एक ऐसा पैटर्न दिया है। सबसे पहले फर्स्ट में आखिर फर्स्ट में जाओ, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, इसमें भी जाओ, सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा s सबसेल मिलेगा, तो सबसे पहले लिखो 1s 2s 3s 4s देन 5s 6s 7s एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर क्या करो, एक जगह एक स्पेस यहाँ पर इसके नीचे छोड़ दो और यहाँ से लिखना शुरू करो। सेकेंड एस के बाद तुम्हें क्या मिलेगा 2p मिलेगा, यहाँ पर 3p 4p 5p 6p, यहाँ रुक जाओ। फिर यहाँ पर एक जगह स्पेस छोड़ दो और यहाँ से लिखना शुरू करो p के बाद क्या मिलेगा d 3d 4d 5d
यहाँ पर जगह छोड़ दो, फिर उसके बाद जाओ यहाँ पर जगह छोड़ के यहाँ से लिखो SP, D के बाद क्या मिलना है 4F, है ना, और यहाँ भी जगह छोड़ दो। अब इसको क्या करो, ऐसे क्रॉस कर दो, है ना, इस तरह से क्रॉस कर देना है अपने को। हाँ चलो, ऐसा क्रॉस किए तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, हमारे पास सबसे पहले आ गया 1s, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा 1s में भराएगा, फिर किस में भराएगा इलेक्ट्रॉन 2s और 3s में, सॉरी 1s 2s, फिर इधर से जाना है तुम्हें, ऐसे घूमना है 1s 2s, इस वाले में भरो, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में, तो 1s 2s के बाद तुम इसमें आओगे, पहले इसमें जाना है और फिर वापस इसमें आना है और फिर यहाँ से इसमें और फिर यहाँ से इसमें और फिर यहाँ से इसमें, है ना, और फिर ऐसे ऐसे, तो 1s 2s 2s के बाद फिर यहाँ पर आएंगे, इस वाले रो को कंप्लीट करो तो 2p, और फिर आगे क्या है 3s, ये कंप्लीट, फिर इसमें आ जाओ, इसमें क्या है 3p और 4s, ये कंप्लीट हो गया, फिर इसमें आ जाओ, तो इसमें क्या क्या है 3d 4p और फिर है 5s, फिर इसमें आ जाओ 4d 5p और है 6s, फिर उस पर इसमें आ जाओ 4f 5d 6p 7s, है ना। हाँ, अब इस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग फिलअप करेंगे ये हम लोग पहले से जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, P में कितना रख सकते हैं 6, D में कितना रख सकते हैं 10 और F में 40। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो जो कोमा देने की बात है ना कि सर यहाँ पर कहीं कोमा नहीं देंगे, तो हम लोग देखो सेल वाइज कोमा देंगे। फर्स्ट सेल को अलग किया, सेकेंड सेल को अलग करो, है ना, थर्ड सेल को अलग करो, ऐसे, है ना। तो थर्ड सेल मेरा यहाँ तक है, फिर यहाँ पर फोर्थ है, फिर यहाँ 3D है, फिर यहाँ 4P है। तो हालांकि ये अरेंज करके हम लोग लिखते हैं, ये 4P वाले को यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना। तो वैसा फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम लोग करके अपना लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो। तो ये था तुम्हारा अफबाउ रूल, है ना। अब अफबाउ रूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है हुन्स रूल। हुन्स रूल, है ना। हुन्स रूल हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फील्ड सिंगली इन ऑर्बिटल्स देन स्टार्ट पेयरिंग, है ना। ये क्या कहता है हुन्स रूल के सबसे पहले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे भरना है, हमें सिंगली करके भरना है, मतलब एक एक करके समय फिल करना है और उसके बाद हमें पेयरिंग स्टार्ट करना है। जैसे मान लो अगर अपने पास 2p5 है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड शेल का p ऑर्बिटल है हमारे पास, तो p सबसेल है, तो p सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, p सबसेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होता है। तो वो 3 ऑर्बिटल तुम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, 1 1 2 3, और इन तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो हुन्स रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करोगे। तो सिंगली कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2, फिर इसमें 3, एक एक करके सब में भर दिए सिंगली। अब उसके बाद तुम पेयरिंग करना शुरू करो 4 5, ठीक है। हम लोग इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 2 और उधर गए ही नहीं और यहीं से घूम गए 1 2 3 4, है ना, और फिर यहाँ पर 5, ये गलत है। पहले हमें सेम डायरेक्शन में सिंगल सिंगल करके फिल करना है, प्लस हाफ के फॉर्म में हमें सिंगल सिंगल भरना है, फिर उसके बाद पेयरिंग करना है। हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि ये देखो
ये मत करना कि ये तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर में तुम क्या पढ़े हो? स्पिन क्वांटम नंबर हमें यही तो बताता है कि प्लस माइनस हाफ के फॉर्म में रहता है, यानी कि एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है और एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा है कूलम्ब्स रूल। कूलम्ब्स रूल में बस इतना ही है। आखिरी रूल है इसमें, हालांकि इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कुछ नहीं कहता रे, ये क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम can have same value for all the four quantum numbers। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर। चार क्वांटम नंबर तुम लोगों ने पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी एटम का दो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चारों यानी कि फोर क्वांटम नंबर्स सभी के लिए सेम नहीं होगा। किसी भी एटम का जो दो इलेक्ट्रॉन होएगा उस दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर दोनों के लिए एकदम से इक्वल नहीं हो सकता है। दो का सेम हो सकता है, तीन का सेम हो सकता है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो जाए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए इज नॉट पॉसिबल। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने 1s2 लिया, हाँ, फर्स्ट सेल का एस सबसेल लिया हमने, तो फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, कितना है? दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो प्लस हाफ में और एक तो माइनस हाफ में होगा, यही होगा। तो एक काम करो, दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा मुझे। एक हमने इधर लिया और एक को हमने इधर लिया, ये प्लस हाफ है और वो माइनस हाफ है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इन दोनों के लिए हमें निकालना है क्या? n का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू और s का वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है। तो यहाँ भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करेंगे, यहाँ भी एजीमुथल क्वांटम नंबर चेक करेंगे, यहाँ भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चेक करेंगे और यहाँ पर भी स्पिन क्वांटम नंबर चेक करेंगे। तो चेक करो, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट सेल का ही पार्ट है, तो 1। यहाँ भी n का वैल्यू कितना हो गया? 1। ठीक है, l का वैल्यू, तो सबसेल तुम्हारा s है, तो s सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। s सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का निकालने का तरीका क्या आता है? 2l + 1। बहुत बार यहाँ पर लोग लिख देता है क्या? -l2 + l। -l2 + l क्यों होगा? वो तो m का वैल्यू निकालते हैं इससे, और फिर -l2 + l क्या मतलब, ये जो वैल्यू आएगी वो उस बीच में रेंज करेगी, है ना। तो 2l + 1 से हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 × l का वैल्यू कितना है? 0 + 1 कितना आ गया? ये तो 0 और ये 1 यानी कि 1। यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? तो वहाँ भी 2l + 1 लगाएंगे हम लोग, तो वहाँ भी 2 × l का वैल्यू वहाँ भी 0 है ना, तो 2 × 0 0 और 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। फिर s का वैल्यू, तो s का वैल्यू देखो ये कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए +12। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर क्या देते हैं? -12। तो यहाँ पर देखो n का वैल्यू सेम है, l का वैल्यू भी सेम है, m का वैल्यू भी सेम है, लेकिन s का वैल्यू डिफरेंट है। और ये वही कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन, देखो दो इलेक्ट्रॉन था ना s सबसेल के अंदर में, तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, है ना। कोई भी एटम का जो दो इलेक्ट्रॉन होगा उस दो इलेक्ट्रॉन का
जो चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। यही बताता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें, ठीक है। और ठीक है, यहाँ के बाद बाकी हम लोग कल देखेंगे, नोट कर लो। चलो देखो, हम लोग को पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तभी किया जा सकता है जब आपको पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर सबका पता हो। तो हम लोग आज पहले एटॉमिक नंबर सबका हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे हम लोग लर्न कर सकते हैं एटॉमिक नंबर बाय ट्रिक। तो आज में ग्रुप वाइज, अच्छा तुम लोग को ये तो पता होगा सभी को ना कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स 18 हैं और पीरियड अपना कितना है, 7 पीरियड है। उस 7 पीरियड में से जो 7th पीरियड है वो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स उसमें क्या हैं, 7th पीरियड के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए हम लोग उसको नॉर्मली कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर रेडियम लिख दिया है एनीवेज। तो हम लोग चलो सबसे पहले ग्रुप वाइज कुछ एलिमेंट्स को उसका एटॉमिक नंबर का हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ट्रिक वाइज हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, है ना। फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हमें सीखना है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18 का जो भी एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक नंबर को कैसे लर्न किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये तो आपको पता है क्या, पहले ये देख लो। आपको पता है ये कि फर्स्ट सेल में किसी भी एटम के फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, सेकेंड सेल में कितने होते हैं, 8, नेक्स्ट में कितने होते हैं, 18 एंड देन 32, ठीक। तो ये तुम्हारा अपने जगह है, ठीक है। लेकिन मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ वो देखो, मैं ट्रिक तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इसको तुम ना डबल कर दो, ये बस जस्ट ट्रिक है, कोई रूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 2 को छोड़ करके बाकी सबको डबल करके लिख लो, 2, 8, 8। हमने इसको डबल किया, फिर इसको भी डबल करने का है, 18, 18, फिर इसको भी डबल करो, 32, 32। ये तुम्हारा काम आएगा किसमें, ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड एंड 18 के एलिमेंट्स को याद करने में, लर्न करने में, उसके एटॉमिक नंबर को लर्न करने में। कैसे याद करेंगे, देखो पहले तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे बाय ट्रिक लर्न करते हैं, क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसको ट्रिक में हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग लर्न कैसे करते हैं, हौलीना कर रब से फरियाद। फरियाद हमने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। हौलीना कर रब से फरियाद, तो फरियाद हमने फ्रांसीसी जिसे नहीं लिखा है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। फिर उसके बाद सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग कैसे लर्न करते हैं, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। और ये तो अपना नोबल गैसेस है। लेकिन हमें क्या सीखना है कि एटॉमिक नंबर को कैसे लर्न करें, ठीक है ना। तो देखो ये जो ट्रिक है ना, ये तो भूल जाओ, ये तो अपना है, जहाँ पर है वो है, ये जहाँ है वहाँ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में होता है तो होता है, लेकिन ट्रिक ये है, क्या करना है, देखो हाइड्रोजन का तो अपने को पता है 1 होता है और लिथियम का भी पता है कि 3 होता है। अब लिथियम का जब तुम लिखे ना तो ये तो हो गया। अब उसके बाद आओ, उसके आगे तुम क्या करो, जब लिथियम से यहाँ आओगे ना तो तुम कितना ऐड करो, 8 को ऐड करो, +8 कर दो। तो +8 किए तो कितना आ गया, 11। फिर जब तुम्हें सोडियम से यहाँ आना रहेगा तो देखो अब और फिर से कितना ऐड करो, 8, तो +8, तो कितना हो गया, 11 और 8, 19। फिर जब तुम्हें यहाँ से यहाँ आना रहेगा तो कितना ऐड करोगे, 18, तो हो गया यहाँ पर +18 और +19 कितना हो जाएगा, 37। फिर जब तुम यहाँ से यहाँ आओगे तो अगर फिर कितना ऐड करोगे उसमें, +18, तो +18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 7, 15, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ पर हम लोग करेंगे। हमें बेरिलियम का पता है कि कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ अपने को आना रहेगा तो कितना ऐड करेंगे, 8 को, तो यहाँ पर लिखो +8, तो कितना हो गया यहाँ पर 12। फिर उसके बाद कितना ऐड, ये हो गया, अब उसको इसको ऐड करना रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो +8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और फिर यहाँ से यहाँ आना रहेगा तो इसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे +18 को, तो +18 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 20 + 18 38। फिर जब तुमको वहाँ से यहाँ आना रहेगा तो हम लोग किसको ऐड करेंगे, अगेन 18 को, +18।
तो कितना हो जाएगा 8 8 16 3 और 1 4 1 5। फिर जब तुम यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना ऐड करोगे 32 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 है ना, और 5 और 3 8। देखो बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस ट्रिक से निकल के आ रहा है 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंटियम का 38, बैरियम का 56 और रेडियम का 88। हमने लर्न नहीं किया, इस ट्रिक ने हमें बताया कि इस ग्रुप में किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर होगा। लाइकवाइज इसमें बताया ग्रुप 2 में, और ग्रुप 18 में भी अभी बताएगा। ये जो ट्रिक है मैं फिर से कर रहा हूँ, ये किसके लिए है, ग्रुप 1 2 और 18 के लिए। बाकी 13 to 17 तक का जो है उसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ ट्रिक, बस यही रहेगा, इसी तरह का डिफरेंस रहेगा। तो देखो इसमें हम लोग हीलियम का तो पता है, जब यहाँ से यहाँ आना रहेगा तो कितना ऐड करो प्लस 8, तो कितना हो गया 2 और 8 10। फिर जब यहाँ से यहाँ आना रहेगा है ना, तुमने एक बार अभी 8 को ऐड किया है, अगेन फिर से 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर जब यहाँ से यहाँ आना रहेगा तो अगर हम लोग कितना ऐड करेंगे 18 को, तो 18 18 36। फिर जब हमने भी कितना 18 को ऐड किया इसको, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे फिर से प्लस 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 और 8 6 है ना 14 3 और 5। फिर जब यहाँ से यहाँ आना रहेगा तो हम लोग इसको ऐड करेंगे 32 को, तो कितना हो जाएगा 86। ये हमारा ट्रिक है जिसको ध्यान में रख करके आप ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18 का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप पता कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 वो मैं बता रहा हूँ, पहले ये वाला नोट कर लो। देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, 14 के हैं, 15, 16, 17 के हैं। तो इसको पहले तुम लर्न करने का, ग्रुप वाइज लर्न करने का तरीका शायद तुम लोग का अपना अपना होगा, कुछ भी बना सकते हो, पर मैंने जो करा है वो देख लो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इसको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम को, और ये तुम्हारा टीन है और ये लेड है। कहे सियाजी सुनो प्रभु, कहे सियाजी सुनो प्रभु। और ये नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार, ट्रीटमेंट कराओ। वो स्टाइल से टी पो, वो स्टाइल से टी पो। और इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको अपना देख लो, कोई रिदम नहीं है, FCl, Br, I और स्टैटिन। ठीक है, अब इस ग्रुप के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए कौन सा ट्रिक होगा, वहां पर हमने ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड और 18 को लर्न करने के लिए हमने देख लिया। वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल किए 2 8 8 18 18 एंड 32 32। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही सेम यहाँ पर भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक 8 हटा देना है। तो यहाँ पर मेरा क्या रह जाएगा 2 8 और उसके बाद 18 एंड देन 18 एंड देन 32 एंड देन 32। यहाँ पर ये ट्रिक रहेगा और ये तुमको किस में काम आएगा, ये है तुम्हारा ग्रुप 13 टू, इधर लिखता हूँ, उधर मेरे को जगह चाहिए है ना, ग्रुप 13 टू 17 के लिए है ये ट्रिक तुमको 13 से 17 तक में काम आएगा। चलो देखते हैं कैसे, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस थोड़ी, बस खाली ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड और 18 में डबल 8 है, यहाँ पर डबल 8 नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, बतिया इज सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी, बतिया इज सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी। चलो देखो, फास्फोरस बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो 5 होता है। अब हमें उसमें कितना ऐड करना है 8। नेक्स्ट में जब जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो इसमें प्लस 8 करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 और 5 13। मैं देखो ये मिटा दे रहा हूँ, इधर से मेरे पास जगह नहीं है। हाँ, और उसके बाद फिर जब यहाँ से यहाँ आऊँगा तो फिर कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे प्लस 18। तो 18 ऐड करूँगा एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 में, तो कितना आ जाएगा 8 3 1 और 1 1 2 और 1 3।
ठीक है, गैलियम का 31। फिर अगेन जब यहाँ से तुम इसमें जाओगे इंडियम में, तो फिर कितना ऐड करोगे, +18, तो कितना आएगा, 8 और 1 9, 3 और 1 4। फिर जब तुम यहाँ से यहाँ पर आओगे तो कितना ऐड करोगे, +32, तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 का 1 4 3 7 और 1 8। देखो मैच कर लो पीरियोडिक टेबल से। अभी इसमें आओ, कार्बन का कितना होता है, 6, तो तुम जब यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना ऐड करोगे, जब यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना ऐड करोगे, +8, तो +8 को ऐड किया तो कितना हो गया, 40। फिर जब यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना ऐड करना होगा, +18, तो कितना हो जाएगा ये, 8 और 4 12 है ना, 1 1 2 और 1 3। फिर जब तुम यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना ऐड करोगे, +18, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 है ना, 3 और 1 4 और 1 5। फिर जब यहाँ से यहाँ आओगे तो कितना ऐड करोगे, +32, तो कितना हो जाएगा, 82। ठीक है, इसी तरह हम लोग सब में कर सकते हैं। नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9। तुम जब यहाँ से यहाँ आओगे तो वही कितना ऐड करोगे भाई, +8। जब यहाँ से यहाँ आओगे तो +18, और फिर जब यहाँ से यहाँ आओगे तो अगेन +18। फिर जब यहाँ से यहाँ आओगे तो +32, और तुम्हारा ये निकल जाएगा। यहाँ भी वही सेम कहानी होगी, जब यहाँ से यहाँ आओगे तो +8, जब यहाँ से यहाँ आओगे तो +18, और फिर जब यहाँ से यहाँ आओगे तो अगेन +18, जब यहाँ से यहाँ आओगे तो +32, सेम चीज़ वहाँ होगा। ठीक है क्या, तो ये जो ट्रिक है 2 8 18 18 32 32, ये तुमको इस ट्रिक से ग्रुप 13 14 15 16 17 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तुम्हें एटॉमिक नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है। और ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक था, यहाँ पर ये वाला 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके आगे करने के लिए, उसके आगे तुम्हें याद रखना है क्यों है, वो तुम्हारे पास जो ट्रिक मैंने बता दिया है उसको ध्यान में रखो। फिर से कह रहा हूँ, ये तुम्हारा यहाँ पर क्यों है, ये बाद में क्यों है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब आओ कॉन्फ़िगरेशन करो। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल में होगा। फर्स्ट सेल में किस सब सेल में होगा, उसमें एक ही सब सेल है S, तो यहाँ पर क्या हो गया 1s। आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, सेल के सबसेल में, और फिर सबसेल के ऑर्बिटल में। तो s सबसेल में दे दिया। अब इसी सबसेल में s सबसेल कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अपने में मैक्सिमम 2, p कितना रख सकता है 6, d कितना रख सकता है 10 और f 14। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास s सबसेल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। हम लोग उसकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन कम रख सकते हैं। मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जबकि ये रख कितना सकता है 2, लेकिन मेरे पास तो एक ही ना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर में खाली दे दिया हुआ है। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास क्या आता है, हीलियम। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे 1s, और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो s सबसेल है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने में रख सकता है, तो 1s2। मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, फर्स्ट सेल में ही ये इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो जा रहा है, रह जा रहा है। समझ रहे हो शुभम कुमार। अब आओ, हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम। कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में मेरे पास एक ही सबसेल है, फर्स्ट सेल में मेरे पास एक ही सबसेल है, तो यहाँ पर हम लोग कितना रख सकते हैं 2, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 3 तो है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसमें आना पड़ेगा 2s में। तो 2s जो है ना, वो ये s कितना रखता है इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन मेरे पास बच कितना रहा है 1। और मैंने अभी क्या बोला कि हम लोग इसके कैपेसिटी से अधिक नहीं रख सकते हैं, लेकिन कम रख सकते हैं। तो देखो 2 और 1 3, यानी कि 1s2 और 2s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ लिथियम का। लाइकवाइज बेरिलियम का, हाँ, यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेल में रखा गया इलेक्ट्रॉन क्या 1s2,
फिर उसके बाद सेकंड में आओगे तो सेकंड सेल में जो एस है ये कितना रख सकता है, 2। मेरे पास बच भी कितना रहा है, 2, तो पूरा रख दो। चारों इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, यहाँ तक आते आते इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद आ जाओ बोरॉन में, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 कितना बचा, 1। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रखाएगा, इसमें 2p सेल में, तो p में इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। लेकिन मुझे रखना कितना है, मेरा बच कितना रहा है, 1, क्योंकि 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों में आ चुका है, ऑक्युपाई हो चुका है, तो यहाँ बचा 1, तो खाली यहाँ रख दिया 1। इसकी कैपेसिटी से अधिक नहीं रख सकते हैं, लेकिन कम रख सकते हैं। फिर उसके बाद है कार्बन 6, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1s2, क्योंकि s में हम लोग 2 रख सकते हैं। फिर सेकंड सेल में 2s2, तो 2 और 2 4 हो गया। फिर उसके बाद 2p, तो p में अब कितना रख दें, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख दिए, बता मेरे पास 2, तो हो गया 6। उसी तरह से नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलो 1s2 2s2 2p3। तुम लोग इसके आगे थोड़ा सा 2-3 मुझे करके दिखाओ। रख सकते हैं 2, p में कितना रख सकते हैं 6, d में कितना रख सकते हैं 10 और f में 14, तो 2 2 4 और 4 8। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद देखो क्या है, फ्लोरीन। क्या होता है बताओ, 1s2 2s2, चलो क्या रहता है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। क्या होगा बताओ, 5 होगा। फ्लोरीन के बाद चलो अब नेहा बताएगी, फ्लोरीन के बाद क्या है, नियॉन। बता नेहा क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। अब इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख सकते हैं। अब इसके बाद हमें पीहू बताएगी, देखो इधर 1s2 2s2 2p6, तो 10 इलेक्ट्रॉन मेरा हो गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखें, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेल का सबसेल में हो गया, सेकेंड सेल का दोनों सबसेल में हो गया। अब हम लोग थर्ड सेल में जाएंगे, सेकेंड सेल तक पूरा हो गया, उससे अधिक नहीं रख सकते हैं। तो थर्ड सेल में सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड सेल में सबसे पहले s आएगा 3s, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम लोग, 1 रख सकते थे, 2 कैपेसिटी है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही ना बच रहा है थर्ड में जाने के बाद, तो 3s1। ठीक है, अब तुम लोग वो जो पढ़े हो 2 8, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट सेल है तुम्हारा। अगर तुम्हें कोमा देना रहेगा ना, कोमा अगर देना रहेगा तो कोमा यहाँ दोगे, फिर कोमा यहाँ दोगे, सब जगह कोमा नहीं, मतलब सेल को हम लोग अलग करते हैं। किसको, सेल को, ये फर्स्ट सेल, ये देखो यहाँ तक सेकंड सेल, और फिर यहाँ तक जाएगा थर्ड सेल। ठीक है ना, कोमा वहीं पर देंगे। फिर यहाँ देखो, यहाँ कोमा दे सकती है, फिर यहाँ दे सकती है, यहाँ दे सकती है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया तेरे पास, 2, सेकंड में कितना आया 8, और यही तो पढ़ी है 2 8, कि फर्स्ट में 2 होता है, सेकंड में 8 होता है। ठीक है ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम का विकास बताएगा, बोलो विकास, 1s2 2s2 2p6, और यहाँ हो जाएगा अब 3s2। ठीक है ना, क्या, अब उसके बाद देखो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का विकास बोलो, बोलो विकास, 1s2 बोलो, 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक कितना हो गया, 12 तक हो गया। अब बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ रखे बताओ, तो वो सीरीज देखो अपना, है ना, देखो 3s के बाद क्या होगा, ये पता नहीं, मैं इतना अच्छे से बताऊं तुम्हें कि थर्ड सेल में कौन कौन होगा, s p d, ये तीनों होगा। तो थर्ड सेल में s हो चुका, तो थर्ड सेल में अगर कौन आएगा, p, है ना, तो क्यों नहीं दिमाग काम करता है, 3s के बाद यहाँ पर 3p, तो कितना रख सकते हैं उसमें 6, लेकिन मेरे पास है कितना 1, तो हम लोग कितना रखेंगे 1, 1s2 2s2 2p6, मैं गलत तो नहीं लिख दिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3, कहाँ ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पर फिर आगे पर क्या हो जाएगा 2 3, ऐसे बढ़ते जाएगा। करो चलो, जहाँ होगा एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन 14 का करो, फॉस्फोरस का करो, और फॉस्फोरस से आगे तुम्हें लिखता हूं 18 तक तुम लोग का हो जाएगा। वहां से इधर लिख लिया था ना, नहीं भी लिखे तो खुद से लिखने लगा ना। फॉस्फोरस के बाद
सल्फर का लिखो, सल्फर के बाद क्लोरीन का लिखो, फिर आर्गन का लिखो, आर्गन के बाद पोटेशियम का मैं बताऊंगा, अगर तुम लोग लिख लोगे तो ठीक है, वरना पोटेशियम यहाँ तक उसी से हो जाएगा। चलो करो करो। आर्गन का तो तुम लोग कर ही लिया होगा, है ना। अब यहां से देखो, यहां से क्या होगा, देखो इधर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तुम लोग यहां तक किए हो ना, कोमा तुम लोग यहां दिया होगा। अब देखो थर्ड सेल में s और p के बाद क्या आता है, थर्ड सेल में s p के बाद क्या आता है d, तो होना चाहिए यहाँ पर अगली बार यहाँ पर क्या होना चाहिए 3d, क्योंकि थर्ड सेल में 3 सब सेल होता है s p और d, और तब आता है तुम्हारा फोर्थ सेल और उसमें आता है सबसे पहले s का फिर d फिर f। लेकिन इन दोनों में जरा एनर्जी लेवल सोचो कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, n प्लस एल वैल्यू से। मैंने बताया था देखो 3d है ना, तो 3d में n प्लस एल का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू है 3 और d का वैल्यू कितना होगा l के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए 2 ऑब्वियसली, तो कितना आएगा 5। और जरा 4s के लिए सोचो, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 0, तो s के लिए l का वैल्यू कितना आता है 0, तो ये हो गया 4। तो तुम मुझे बताओ 3d और 4s में किसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है, 3d की, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन भराता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले इसमें भराएगा 4s में कि 3d में, 4s में भराएगा, इसीलिए यहाँ पर ये तुम्हें पहले लिखना होता है 4s। अब 4s में कितना भरे, s में रख सकता हूं मैं 2, लेकिन मेरा 18 तो हो चुका है, सिर्फ 18 घट रहा है 19 में से, तो यहाँ पर रख दिया 1। फिर यहाँ पर क्या होगा, एकदम सेम टू सेम यहाँ तक होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2, ठीक है ना। अब यहाँ के आगे देखो, यहाँ के आगे होता है स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21। तो देखो तुम देखो इधर क्या करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कहां तक चले गए 18 तक, और 18 में आने के बाद जैसे ही तुमने यहाँ पर 4s2 रखा, किसमें आ गए 20 में आ गए, मुझे जाना है 21 में, तो 4s के बाद क्या आएगा 3d, क्या आएगा 3d, और d सबसेल में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10, कितना रख सकते हैं 10, लेकिन मेरे को चाहिए कितना सिर्फ 1, क्योंकि 20 हो चुका है, यहाँ पर क्या होगा 3d1। अब 22 में क्या हो जाएगा, एकदम यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा और हो जाएगा लास्ट में 3d2। तो तुम लोग देखो स्कैंडियम के बाद तुम लोग क्या करोगे, स्कैंडियम को टाइटेनियम का करके दिखाओ, टाइटेनियम के बाद वेनाडियम का करके दिखाओ, और क्रोमियम का नहीं करोगे, क्रोमियम का मैं बताऊंगा क्योंकि वहां पर कुछ है स्पेशल, ठीक है। मुझे कैल्शियम का करना है, किसका करना है कैल्शियम का, एटॉमिक नंबर कितना आता है 20। तो कैल्शियम से ठीक पहले उसके नियर बाय में कोई भी अगर नोबल गैस आता है तो उस नोबल गैस को लिख दो बिग ब्रैकेट के साथ में। तो इससे ठीक पहले कौन कौन नोबल गैस है, 3 नोबल गैस हैं, हीलियम, नियन और आर्गन। हमें कौन सा लिखना रहेगा, जो उसके एकदम नियर बाय में है। तो नियर बाय में कौन है 18 आर्गन, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दिया आर्गन। जैसे ही तुमने आर्गन लिखा, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 18, मतलब तुम्हें 20 का कॉन्फ़िगरेशन करना था, तुमने यहाँ पर एक नोबल गैस लिख दिया, तो मतलब यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब हुआ कि 3p6 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और उसके बाद क्या आना चाहिए था 3d, लेकिन आता क्या है 4s, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2, बस हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तुम जो इतना लिखते ना पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो इस पूरे को हमने किस में लिख दिया आर्गन से। देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 10 2 12 और 6 18, तो इस पूरे का कॉन्फ़िगरेशन इसने कर दिया। और फिर आगे ये, फिर उस लाइकवाइज अगर मुझे करना रहेगा स्कैंडियम का, स्कैंडियम कितना होता है 21, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, आर्गन यानी 18 तक का हो गया, फिर 4s2 20 का हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3d1, तो स्कैंडियम का हो गया, है ना। स्कैंडियम के बाद अगर टाइटेनियम का करना रहेगा 22 का, तो हम लोग कैसे करेंगे, आर्गन 4s2 3d2,
फिर उसके बाद 23 स्कैंडियम टाइटेनियम के बाद क्या होता है, वेनाडियम, इसका करना रहेगा तो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d3, क्योंकि डी में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10। तो वेनाडियम के बाद आ जाओ क्रोमियम में, क्रोमियम का कितना होता है 24। तो ये देखो, ये जो 24 का है ना, मैं अलग से बता रहा हूँ, यहाँ इधर मिटा देना, देखो इसको क्यों अलग से बता रहा हूँ वो देखो, क्रोमियम है 24 है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d4। ये जो लास्ट का जो डी सबसेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4। वहाँ 4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके रखना। क्यों, तुम पहले यहाँ पर एक बात तो जान जाओ, हमें यहाँ लिख लेना होगा कि कोई भी जो सबसेल होता है ना, जो हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल्स आर अस्टेबल फॉर्म, वो सब क्या होते हैं, अस्टेबल फॉर्म होते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अस्टेबल फॉर्म होते हैं। तो डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है कितना, 10, लेकिन अभी वो इतना करीब आ गया है कि वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, खुद को हाफ फील्ड में कन्वर्ट कर सकता है। और क्यों ना करे, क्योंकि बगल में जो सबसेल है ना, उससे इसकी एनर्जी ज्यादा है, n+l की वैल्यू ज्यादा है ना, और इसकी कम है, तभी ये पहले है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था इसलिए इसको पहले लिखा हूं 4s को। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इससे क्या होता है कि ये जो सबसेल है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और खुद को ये स्टेबल बना लेता है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4s1, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ हो जाएगा 4s1 और यहाँ हो जाएगा 3d5। और ये 3d5 हुआ, देखो ये डी सबसेल क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। और जो हाफ फील्ड सबसेल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, और फुल फील्ड जो होते हैं वो भी मोर स्टेबल होते हैं। तो ये 3d4 नहीं रहेगा, जब भी कभी ऐसा होगा तो खुद को हाफ फील्ड में कन्वर्ट कर लेगा। और अगर मान लो 3d9 हुआ, तब भी ये क्या करेगा, बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद को फुल फील्ड में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ये इससे दोनों नहीं ले सकता है ना, क्योंकि दोनों लेगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लिया तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा। कोई भी जो हाफ फील्ड होता है, जैसे मान लो ये अभी अनस्टेबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एस सबसेल अपना एक इलेक्ट्रॉन मान लो अगर दे भी रहा है, ले भी ले रहा है कोई, तो ये अभी भी क्या है, हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ही अस्टेबल फॉर्म होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो डी सबसेल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो दोनों ही अस्टेबल हो गया। और जबकि उसके पहले क्या था, सिर्फ ये वाला अस्टेबल था, ये अनस्टेबल था। तो चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये भी हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये केवल क्रोमियम के साथ अभी यहाँ पर है। उसके बाद आगे देखो, क्रोमियम के बाद क्या होता है, मैग्नीज 25। इसी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 4s2 और ये 3d5, एक यहाँ पर फुल फील्ड में और एक यहाँ पर हाफ फील्ड में है। बहुत अच्छा, यहाँ पर चाहे इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, डी सबसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले सकता है, लेकिन वो फिर वो क्या रहेगा, ना तो हाफ फील्ड रहेगा ना तो फुल फील्ड रहेगा, ना तो हाफ फील्ड रहेगा ना तो फुल फील्ड रहेगा। ठीक है, मैग्नीज के बाद होता है आयरन, मैग्नीज के बाद आयरन। तो आयरन का हम लोग क्या बोलेंगे, 26 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, आर्गन 4s2 और यहाँ पर हो जाएगा 3d6। उसके बाद होता है कोबाल्ट 27, आर्गन 4s2 3d7। कोबाल्ट के बाद होता है निकेल 28, इसका क्या होगा, आर्गन 4s2 3d8। और इसके बाद होता है कॉपर, एटॉमिक नंबर होता है 29, है ना, इसको भी ध्यान में रखना, एक वो है और एक ये है। इसी कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो आर्गन 4s2
और यहाँ पर क्या आ गया 3d9। ठीक, तो ये डी सब शेल जब भी कभी ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाए कि वो एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले से लेने पर या तो हाफ फील्ड में या फुल फील्ड में खुद को कन्वर्ट कर सकता है, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, वो डी सब शेल चूंकि ज्यादा उसमें ज्यादा एनर्जी है तो वो अपने आप इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन वो सिर्फ तभी लेता है जब वो खुद को स्टेबल कर सकता हो, है ना। तो अभी वो क्या है 9 है और वो फुलफिल में कन्वर्ट हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो वो क्या करता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है देखो 3d10 में, 3d10 में फुल फील्ड में, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया 4s1 में हाफ फील्ड में, तो दोनों स्टेबल हो गया। अभी जबकि यहाँ पर क्या था, सिर्फ ये स्टेबल था और ये अनस्टेबल था, लेकिन अभी क्या हो गया, ये भी हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड दोनों स्टेबल हो गया, है ना, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेट्स जो होते हैं वो स्टेबल फॉर्म होते हैं। ठीक, तो जहां कहीं भी ऐसा सीन आएगा कि अगला जो है सो वो खुद इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले करके, तो ज्यादा एनर्जी अपने में रख रहा है, तो ले करके अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद को हाफ फील्ड या फुल फील्ड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लिख लो।